आईएमएफ से तीसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भले ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन शर्तों पर इस वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मधुर कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। शहबाज शरीफ की सरकार की वापसी के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी कि किस तरह से बदहाल पाकिस्तान को दरअसल कुछ पैसों के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाया जाए, और उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से पिलर टू पोस्ट जो है शहबाज शरीफ दौड़ते नजर आए, और उन्होंने दरअसल अपनी नीतियों में वो तमाम फैसले चंद दिनों में ले डाले जिसके चलते पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ ईरान है, चौथी तरफ भारत है और पांचवी तरफ देखें तो अफगानिस्तान खड़ा है। यानी पाकिस्तान के सामने इस वक्त की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच फौरी राहत के तौर पर आईएमएफ का लोन जरूर देखा जा सकता है। $1.1 बिलियन का ये लोन दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली में कुछ पाबंद जरूर लगाने वाला है। लेकिन साथ ही हम देखें तो जिन शर्तों की हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ ने जिन शर्तों के आधार पर ये तीसरी किस्त दी है वो दरअसल पाकिस्तान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं दिखाई दे रहा। इस बीच देखिए कि बैलेंस करने के लिए किस तरह से पाकिस्तान ने ईरान से भी अपने दुश्मनी को दरकिनार करते हुए संबंधों को साधा, और ईरान के राष्ट्रपति का जिस तरह से रेड कारपेट वेलकम पाकिस्तान की जमीन पर किया गया, जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए, ये दरअसल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक तरह से बड़ा चैलेंज पेश करने वाला था, क्योंकि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि अगर ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को कोई देश विकसित करता है तो उसका खामियाजा उसे सैंक्शन के तौर पर भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके देखिए कि आईएमएफ अगर तीसरा किस्त पाकिस्तान को दे रहा है तो ये अमेरिका की मर्जी के बिना संभव नहीं। यानी अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की जमीन पर एक बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जैसे ही चीन और रूस को साथ कर अमेरिका को ठेंगा दिखाया था, उनकी सरकार को अमेरिका ने पाकिस्तान में गिरा दिया था, और उसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार बनी थी। फिर चुनाव के बाद जो शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार है उसे दरअसल प्रो अमेरिका ही माना जाता है। लेकिन इस बीच ईरान के साथ जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अपने स्टैंड को क्लियर किया, वो दरअसल अमेरिका के लिए चुनौती खड़ा कर रहा था, लेकिन अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम जानते हैं कि ये वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद के नाम पर लड़ता रहा, और तकरीबन 20 साल तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को किसी ने खड़ा किया तो वो अमेरिका ही था। और अमेरिका को पता है कि एशिया में और खासतौर पे साउथ एशिया में, वहाँ से मिडिल ईस्ट की तरफ अगर बने रहना है तो जो सामरिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान, वहाँ पर अपना स्पेस बनाए रखना होगा। और इसीलिए हमने देखा कि बड़े अंतराल के बाद बाइडेन ने जो है वो दरअसल अपनी डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किया। ठीक अमेरिकी चुनाव के पहले जिस तरह से अमेरिका अपने डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करता दिखाई दे रहा है, वो दरअसल अपने आप में एक बड़ा चेंज कह सकते हैं तब, जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका अपने पांव समेट चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए तो चीन का जो सीपेक प्रोजेक्ट दरअसल पाकिस्तान की जमीन पर चल रहा है, उससे जितना आर्थिक लाभ पाकिस्तान को लगता था उतना हासिल नहीं हुआ। दूसरा आप देखिए कि प्रोजेक्ट जिस तरह से पीओके से गुजरता है या फिर बलूचिस्तान से गुजरता है, वहाँ पर जिस तरह से इसके सामने संकट खड़े हो गए हैं, इससे पाकिस्तान को ये मालूम है कि सीपेक के जरिए आने वाले दिनों में भी यानी भविष्य में भी उसको बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सीपेक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जमीन पर चीन पूरा कर पाए, इसके सामने इतनी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं कि चीन को भी ये प्रोजेक्ट अब असहज दिखाई देने लगा है। यही दरअसल अमेरिका के लिए एक बड़ा विंडो खोलता है। यही दरअसल अमेरिका को ये रास्ता दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान को फिर से एक बार साधा जाए। हम जानते हैं कि जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं असीम मुनीर, वो दरअसल प्रो अमेरिका हैं, और शहबाज शरीफ की सरकार भी प्रो अमेरिका है। नवाज शरीफ की वापसी हो चुकी है, और ऐसे में पूरी तरह से अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दरअसल चीन को पाकिस्तान की ज़मीन पर दरकिनार करना है, साइड लाइन ले जाना है। जिस तरह से आतंकी हमले दरअसल चीन के प्रोजेक्ट पर हो रहे हैं या चीनी इंजीनियर्स पर हो रहे हैं, उससे चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और चीन के सामने बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करे। इस बीच पाकिस्तान को अमेरिकी मदद की ये हम कह सकते हैं कि एक और किस्त आईएमएफ की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि होम ग्राउंड पर शहबाज शरीफ इतने मजबूत नहीं, क्योंकि उनको जिस तरह से घेरने का काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं और जिस तरह के बयानों की बौछार दरअसल इसके बाद हो रही है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं फौजुर रहमान की, जो जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष हैं, और उनके बयानों पर गौर करें तो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहते हैं कि भारत एक तरफ जहां महाशक्ति बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पाकिस्तान जो कि भारत के साथ आज़ाद हुआ वो कटोरा लेकर
दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान के ही दरअसल विपक्ष के नेता पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस लोन को सेटल करने के लिए किस तरह से शहबाज शरीफ को दरअसल एड़ी चोटी का जोर एक करना पड़ा था। सऊदी अरब में उन्होंने किस तरह से दरअसल विजिट किया और कॉन्फ्रेंस से इतर जो है हमने देखा कि किस तरह से IMF की जो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, उनके साथ आउटरीच करने में उनको कामयाबी मिली और फिर जाके थर्ड किस जो है उसको हासिल करने में IMF के जरिए पाकिस्तान को मदद मिली है। लेकिन शर्तों की बात करें तो शर्तें आसान नहीं हैं। जिस तरह से दरअसल IMF ने अपने शर्तों की लिस्ट पाकिस्तान को थमाई है, वो पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि किसी नए चैलेंज से कमतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि इसके बाद IMF से पाकिस्तान कोई बड़ी उम्मीद न रखें। पाकिस्तान को अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना होगा, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था में जान फूंकनी होगी। साथ ही इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह से किसी भी हम कहें कि देश के खिलाफ नहीं किया जा सकता, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता, अपने डिफेंस के मोर्चे पर भी ज़्यादातर पाकिस्तान इस पैसे को खर्च नहीं कर सकता, बल्कि अपने आवाम के भूख और ख़ास तौर पर सुविधाओं के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो IMF की लिस्ट जो है शर्तों की बहुत बड़ी है, जिसके सामने पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेबस और इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ IMF के जरिए मिले हुए पैसे को लेकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान की स्थिति में एक और सबसे बड़ा चेंज जो है वो हम देख रहे हैं, और वो है दरअसल इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर अपने आप को सुदृढ़ कर पाए। क्योंकि भारत के साथ हम जानते हैं कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत जो है पुरजोर तरीके से पाकिस्तान को बतला चुका है कि जब तक आतंकवाद है तब तक पाकिस्तान के साथ भारत न बातचीत करेगा, ना ही आर्थिक संबंधों को बहाल करेगा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है वो दरअसल कोशिश कर रही थी कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और व्यापार को बहाल करा जाए, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह के फीडबैक थे उसके बाद उनके कदम पीछे खींचने पड़े। दूसरी तरफ देखिए ईरान के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के जंगी हालात थे, जनवरी से ही हम देख रहे थे कि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, उसके बाद अचानक पाकिस्तान की नई सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और ईरान के साथ अपने संबंधों को साध कर ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम और ज़्यादा ईरान के बॉर्डर पर नहीं उलझना चाहते। और ऐसे में आप देखिए तो भारत के बाद अगर कहीं ईरान के साथ पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को सीमा पर लाना चाहता है तो ये अपने आर्थिक मजबूरी के कारण ही लाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैश-ए-अदल जो कि बलूचिस्तान में बैठा आतंकी संगठन है वो ईरान के खिलाफ काम करता है। और ऐसे में आप देखिए तो पाकिस्तान की जो टेरर नीति है न सिर्फ भारत की सीमा पर दिखाई देती है, बल्कि पाकिस्तान की ये टेरर नीति ईरान की सीमा पर भी दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक रूप से कंगाल और बदहाल है, उसे वहाँ भी घुटने टेकने पड़े हैं। अब बात आप चाइना की करें तो जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की हालत क्या है, और ऐसे में चीन अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने सैन्य बल को पाकिस्तान की जमीन को उतारना चाहता है। ये अपने आप में पाकिस्तान को एक कॉलोनी बनाने लायक की स्थिति होगी, और पाकिस्तान ऐसा करता है तो जाहिर तौर पर उसके लिए और गंभीर संकट चीन खड़ा कर सकता है। लिहाजा यहाँ भी एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति दिखाई देती है। साथ ही आप देखिए तो अफगानिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। वो इसलिए खराब है क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को स्थिर करते हुए जिस तरह से तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में है उसी तरह की स्थापना पाकिस्तान में करना चाहता है। और यहाँ इस मोर्चे पर अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, और एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं हम देखें तो पाकिस्तान के सामने दिखाई देता है। तो इन तमाम चुनौतियों से घिरा हुआ पाकिस्तान किस तरह से दरअसल अपने आर्थिक हितों को साध कर पाएगा। IMF का ये पैसा भले ही उसके कटोरे में गिरा है, लेकिन इस पैसे से वो कितने दिन तक अपने काम चला पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि टेरर फंडिंग हो, या फिर आप देखिए कि विदेशी देशों से मिलने वाला जो पैसा है वो हो, या फिर अफीम की खेती हो, या फिर आप देखिए कि जो तमाम अन्य देशों के साथ जो है इलिसिट ट्रेड है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस पर जिस तरह से प्रतिबंध लगते जा रहे हैं और इसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की गिरगिरी हो रही है, पाकिस्तान को अपना आर्थिक बेस एक अलग खड़ा करना होगा, वरना आने वाले दिनों में उससे और ज़्यादा गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी ये कहना बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, आगे इससे जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण आपके सामने लेते आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।